चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं माई चाइल्डहुड बिहाइव इंग्लिश का ये छठा स्टोरी है ना, 6th स्टोरी है, देख लीजिए। इसका नाम है माई चाइल्डहुड। क्या नाम है? माई चाइल्डहुड, मेरा बचपना। और किसका बचपना? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका बचपना है? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए आप लोग जानते होंगे ये 11वां राष्ट्रपति थे ना, 11th प्रेसिडेंट थे। 2002 इसमें बना था ना, 2002 में 11th प्रेसिडेंट, अंदर में मिल जाएगा सब। ये इनका जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। यहां देखिए AUTO, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ऑटो का अर्थ क्या होता है? सेल्फ। बायो का अर्थ होता है लाइफ। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और ग्राफी का अर्थ होता है राइटिंग। ग्राफी का अर्थ क्या होता है? राइटिंग। तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद के जीवन का वर्णन। खुद के जीवन का वर्णन। तो ये क्या था, समझ गया? ऑटोबायोग्राफी मीन्स ऑटो का अर्थ क्या हुआ? बायो का अर्थ लाइफ, और ग्राफी का अर्थ राइटिंग। WRITING, राइटिंग। ग्राफी मीन्स राइटिंग, यानी कि खुद के जीवन का वर्णन कोई करे तो वह उसका ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ठीक ना? ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग मैंने आपको इटिमोलॉजिकली बता दिया, मतलब शब्द तोड़ तोड़ कर बता दिया। बात समझे ना? आपको ये याद रखना है कि ऑटो का अर्थ सेल्फ होता है, बायो का अर्थ लाइफ होता है, ग्राफी का अर्थ राइटिंग होता है। इसका कहीं भी यूज हो सकता है ये सब। ठीक ना? तो ये ऑटोबायोग्राफी है। किनका ऑटोबायोग्राफी है? तब जिसका ऑटोबायोग्राफी रहता है वो खुद ही लिखा रहता है, तभी तो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, सेल्फ के जीवन का वर्णन। तो इसमें इस स्टोरी में जब मैं शब्द आएगा तो वो मैं कौन होगा? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो है 11वां राष्ट्रपति थे ना? तो ये माई चाइल्डहुड, ये माई किसके लिए है? ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ो। अब देखिए इसका बिफोर यू रीड में क्या दिया है। स्टोरी स्टार्ट करने के पहले कहता है इसको आप पढ़ लें, तो मैं पढ़ा दूं आप लोगों को। क्या है ये? कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट? कैन यू थिंक मींस सोच सकते हैं किसी वैज्ञानिकों के विषय में, एनी साइंटिस्ट के विषय में ना, who have also been statesmen, जो रहा हो। हैव बीन का प्रयोग है, मतलब लंबे समय तक रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग हो जाता है, ठीक, कंटिन्यूटी के लिए। who have also been statesmen, जो स्टेट्समैन रहा हो, राजनेता रहा हो। स्टेट्समैन मीन्स राजनेता। कोई दिक्कत? राजनेता मीन्स देश का नेता, राज्य का नेता, देश का नेता। ठीक ना? राज्य का नेता मीन्स देश का नेता, राज्य नहीं है, राजनेता है। राज देश को बोलते हैं, ठीक ना, कंट्री को बोलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़िएगा। राजनेता जो रहा हो, स्टेट्समैन रहा हो, और वो साइंटिस्ट हो। क्या आप कभी सोच सकते हैं ऐसे साइंटिस्ट के विषय में? आप सोच सकते हैं? नहीं आप सोच सकते, जबरदस्ती सिजनेस होगा, आपके सिजनेस हो जाएगा। ऐसा एक ही महान पुरुष वे हैं जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो साइंटिस्ट भी है और स्टेट्समैन भी रहा है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रहा था, 11th प्रेसिडेंट ना। पहला पॉइंट समझ गए? अगला लो। एपीजे अब्दुल कलाम हु प्रोजेक्ट्स, हुज, जिनका, हुज मींस जिनका, प्रोजेक्ट्स परियोजना इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी guided India into the 21st century, become our
11th प्रेसिडेंट इन 2002। देखिए बन गया ना, कब राष्ट्रपति बना? 11th। कब बना? कहते एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट, जिनका परियोजना, प्रोजेक्ट आप लोग बनाते होंगे, परियोजना प्रोजेक्ट आप लोग ज्योग्राफी वगैरह बनाते नहीं है, प्रोजेक्ट, उनका कुछ प्रोजेक्ट था, वो किसके विषय पर था? स्पेस, सुरक्षा एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीक। ये जो है ना, ये नाभिकीय तकनीक क्या है आप लोग नहीं समझ पाएंगे। नाभिकीय तकनीक होता है जैसे कि एटम है ना, एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस रहता है, उस न्यूक्लियस से संबंधित अगर कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बोलेंगे। बात बुझे ना, मतलब सूक्ष्म होता है इसका स्टडी, वो आप पढ़ेंगे ऊपर क्लास में। अभी आप जान लीजिए कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिए हैं, एक तकनीक दी है, कोई दिक्कत? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समझ गए। उसके बाद फिर ये डिफेंस और स्पेस, इस सब के से संबंधित भी प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है। इनका प्रोजेक्ट कहां रहा? स्पेस के लिए रहा, डिफेंस के लिए रहा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए रहा, नाभिकीय तकनीकी के लिए रहा, गाइडेड इंडिया। और ये प्रोजेक्ट जो कि स्पेस से संबंधित था, डिफेंस से संबंधित था और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित था, इसने इंडिया को गाइड किया था, बहुत ज्यादा मतलब मार्गदर्शन किया था। कब? 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में। कब? 21वीं सदी में इंडिया को बड़ा गाइडेड किया। 21वीं सदी में 2002 का सदी हुआ, 2000 फुल होके 2001, 2002 लेके 2099 तक जब चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? 21वीं सदी ना। तो इसमें इंडिया को बहुत गाइडेड किया। इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बहुत सारा चीज बना, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी से, स्पेस के प्रोजेक्ट से, इस सब का सहयोग ले लेकर के बहुत सारा, ये सब कोई सिद्धांत है इनका, उसको आपको अभी नहीं समझना है। आप जानिए कि इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया था स्पेस से संबंधित, डिफेंस से संबंधित और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक ना। उस प्रोजेक्ट के सहारे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत सारा चीज इन्वेंट किया, बहुत आगे भारत को बढ़ा दिया 21वीं सदी में। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन दिया ये? क्या दिया? प्रोजेक्ट दिया। क्या दिया? किस पर प्रोजेक्ट दिया? स्पेस पर, डिफेंस पर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट ने क्या कर दिया? गाइडेड कर दिया, मार्गदर्शन किया। किसका मार्गदर्शन किया? इंडिया का। कब मार्गदर्शन क्या था? 21वीं सदी में। हाँ, टू द 21st सेंचुरी ना, 21वीं सदी में। समझ में आया? और तब कहा था वही आदमी बिकम हो गया जिन्होंने ये चीज दिया था, वही हो गया था हमारा 11वां प्रेसिडेंट हो गया था 2002 में। तो एक पॉलिटिकल मैन, एक साइंटिस्ट मैन, फिर स्टेट्समैन बन गया। यहाँ शुरू में था ना, क्या आप सोच सकते हैं कोई साइंटिस्ट एक स्टेट्समैन बन गया हो? तो यहाँ तो साइंटिस्ट था ना, को प्रोजेक्ट दे दिया हो, किसके विषय में प्रोजेक्ट दिया हो? स्पेस के विषय में प्रोजेक्ट दिया हो, डिफेंस के विषय में दिया हो ना, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के विषय में दिया हो। तो इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो तैयार कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? साइंटिस्ट नहीं कहलाएगा? साइंटिस्ट कहलाएगा नहीं? और ये साइंटिस्ट बाद में क्या बन गए? तो स्टेट्समैन भी बन गया। क्या बन गया? स्टेट्समैन भी बन गया, राजनेता भी बन गया। कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया? ऊपर बोला, आगे बढ़ो। आगे क्या था? इन दिस ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? अब ऑटोबायोग्राफी का आपको हिंदी सुनना कोई जरूरी नहीं है। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग। जीवन के खुद के विषय में कोई लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। कोई दिक्कत? इस ऑटोबायोग्राफी में जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। हाँ, आग की लपटें। हाँ, आग की लपटना था, जैसे आग लग गया, उसे 4 घर है, एक घर दूसरा घर को लपट लिया, दूसरा घर तीसरा घर को लपट गया, आग की लपटे में पूरा 5 घर 5 घर आ गया, उसको कहते हैं विंग्स ऑफ फायर। ठीक ना। अब ये क्या, क्यों ऐसा नाम रखा है आगे मैं क्लियर करूंगा। विंग्स ऑफ फायर कहता है इन दिस ऑटोबायोग्राफी, इस ऑटोबायोग्राफी में जिसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये आपको याद रखना है, आपको सुनाना है, हमको खड़ा होकर के डायरेक्ट सुनाना है पूरा ऑटोबायोग्राफी। मैं पूछूंगा इंग्लिश हिंदी मिक्सिंग करके आपको बताना है, ठीक ना। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी का हिंदी रखना पड़ेगा। खुद के जीवन के बारे में जब लिखे उसको ऑटो, आपको याद क्या रखना है? ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग।
खुद के जीवन का वर्णन, जिसका नाम क्या था? ऑटोबायोग्राफी कोई भी लिखेगा तो इतनी मोटी बुक बन जाएगी ना। अब उस बुक का कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, तो बुक का नाम रख दिया विंग्स ऑफ फायर, आग की लपटें। क्या हो गया? आग की लपटें। ही स्पीक्स, वे बोलते हैं, कौन? ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। वो इस विंग्स ऑफ फायर में वो बोलते हैं अपने बचपन के विषय में। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी में बचपन के विषय में वर्णन क्या क्या उन्होंने लिखा है वो चीज हमको पढ़ना है, केवल बचपन के विषय में। वह कहता है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स, वह बोलते हैं ऑफ चाइल्डहुड, अपने बचपन के विषय में। इन दिस ऑटोबायोग्राफी, कहता है इस ऑटोबायोग्राफी में जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है, वो उन्होंने वर्णन किया है, बोला है किसके विषय में? चाइल्डहुड के बारे में। केवल और केवल किसके बारे में? तो क्या पूरा ऑटोबायोग्राफी में खाली चाइल्डहुड का वर्णन होगा? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो 9th क्लास के बिहाई इंग्लिश में है उसमें चाइल्डहुड के बारे में वो बोलेंगे। इसलिए हेडिंग का नाम क्या था? टाइटल था माई चाइल्डहुड। अब समझ में आया क्यों माई चाइल्डहुड नाम था? क्योंकि विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी है। इस ऑटोबायोग्राफी का वही सेक्शन आपके सिलेबस में लिया गया है जिस सेक्शन में केवल चाइल्डहुड का वर्णन हो। तो चाइल्डहुड के विषय में क्या क्या कहा पढ़ेंगे, समझ में आ गया? टाइटल बढ़िया समझ गए, राइटर समझ गए। क्या किसी बच्चे की दिक्कत? नहीं होना भी नहीं चाहिए, जबरदस्ती हाँ सर या सर नहीं करना। देखिए अब पैराग्राफ 1, फर्स्ट में मैं पैराग्राफ फर्स्ट कर दूं, फर्स्ट पैराग्राफ चालू करूं। आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था, इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तमिलनाडु आप जानते हैं क्या है? तमिलनाडु एक स्टेट है ना, तमिलनाडु दक्षिण भारत में एक राज्य है तमिलनाडु ना, जिसको कि पहले क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। क्या कहते थे? उस तमिलनाडु में जो तमिल फैमिली था, तमिल जात था, उसी में इनका जन्म हुआ था। तमिल फैमिली में जन्म हुआ था किनका? एपीजे अब्दुल कलाम का। वो भी एक मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास का तो था बहुत करोड़पति नहीं और बहुत गरीब नहीं, मिडिल क्लास उसी को कहते। समझ में आया? तमिल फैमिली हो गया। तमिलनाडु में एक परिवार में जन्म हुआ इसलिए तमिल फैमिली कहलाया। झारखंडी परिवार में, मतलब झारखंड के किसी एक घराने में जन्म हुआ था। समझ में आया? बिहारी परिवार में जन्म हुआ था, बिहार के किसी एक परिवार में जन्म हुआ था। समझ में आया बात? तमिल फैमिली में वो भी कैसा घर था, औकात कैसा था? मिडिल क्लास वाला औकात था, और वहां इनका जन्म हुआ था। बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत बहुत बड़े विद्वान। आप सोच सकते हैं कि साइंटिस्ट भी है और एक स्टेट्समैन भी है, वो आदमी कैसे होंगे इस दुनिया में ना। तो इनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ग्रेट मैन है वो, ग्रेट मैन साधारण नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेट मैन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, वो भी रियल ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसको तो आपको याद भी रख लेना चाहिए। कभी अब्दुल कलाम के बारे में आपको कोई बोलने के, तो आप आराम से पूरा स्टोरी के बारे में बता सकते हैं क्या? तो तमिल फैमिली में वो समझ रहे हो? कहता है इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के एक द्वीपीय शहर में जन्म हुआ था। इन द अष्टवाइल मद्रास, अष्टवाइल मीन्स पूर्व में जो मद्रास कहलाता था। अष्टवाइल कहते हैं पूर्व, फॉर्मर। अष्टवाइल मीन्स हाँ, फॉर्मर मीन्स पहले, पूर्व। तो कहता है जो कि पहले क्या कहलाता था? मद्रास। देखिए इंडिया ऐसा है ना जी, सॉरी ज्योग्राफी का उतना स्ट्रक्चर नहीं जानता हूं बनाने। यहां श्रीलंका है, इस जगह है रामेश्वरम, तो इसीलिए इसको आइलैंड कहते हैं, क्योंकि पानी से गिरा हुआ है। आइलैंड किसको कहते हैं? जो पानी से गिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर हो जो सॉइल, उसको बोलेंगे आइलैंड। आइलैंड समझ गए? तो ये आइलैंड, सॉरी आइलैंड का नाम क्या था? रामेश्वरम। और अष्टवाइल में उसको क्या कहते थे? अष्टवाइल मीन्स पूर्व, अष्टवाइल मीन्स कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया?
मद्रास स्टेट उसको पहले कहते थे। रामेश्वरम को पहले क्या कहते थे? हाँ, कब कहते थे? द अर्स्टवाइल, पहले द अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल मींस पहले उसको क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। क्या कहते थे? मद्रास स्टेट। आगे बढ़ो। माई फादर, किनका फादर? जैनुलाब्दीन। यहां देखिए, जैनुलाब तब दिन पड़ेगा, जैनुलाब्दीन पढ़ना इसे। जैनु लमा का वो बोल दो, जैनुलाब तब दिन बोलो, जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of स्पिरिट। फिर फुल स्टॉप आया। देखिए कितना मस्त बात बताया इसमें। आपको तो लगा बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस है, लेकिन ये एक मार्मिक बात बताया कि माय फादर, जिनका नाम क्या है? जैनुलाब्दीन। क्या नाम है? जैनुलाब्दीन। स्पेलिंग को कमा का पढ़े, देखिए के आई को मैं कहता है, जे आई जो मैं कह, जैनुलाब्दीन। had neither much formal education, उनको फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं मिला था। एजुकेशन दो तरह का होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल जाके लेते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन घर में, रोड पर, सड़क पर, भैया से, दादा से, चाचा से, चाची से, मम्मी से जो सीखते हैं, रोटी पकाने में, बोझा ढोने में, धान रोपने में, जो ज्ञान आता है हमको, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। और स्कूल जाके जो, ट्यूशन जाके जो सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। इन्होंने कौन सा एजुकेशन नहीं लिया था? कौन? इनके फादर जैनुलाब्दीन दादा। कौन नहीं लिए? जैनुलाब्दीन दादा। कौन नहीं लिए? हाँ, हम लोग का दादा हुआ। had neither, तुरंत शब्द दादा had neither much formal education, इन्होंने बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था। फॉर्मल एजुकेशन समझ गए? हिंदी चाहिए उसका? औपचारिक शिक्षा उसको कहते हैं, ठीक ना? हिंदी का ऐसे कोई जोर ही नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन उसके पास नाइदर मच माना नहीं था, ना ही तो फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा था, और क्या नहीं था? नॉर, न ही मच वेल्थ, ज्यादा धन भी नहीं था। क्या क्या नहीं था? समझ में आया? क्या क्या नहीं था? नाइदर, ना ही, इसको क्या पढ़ेंगे? ना ही। मच फॉर्मल एजुकेशन, ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन उनको नहीं था, और नॉर, ना तो मच वेल्थ, ज्यादा धन दौलत भी नहीं था, संपत्ति भी नहीं था। कोई दिक्कत? डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, दीज मीन्स इन, ये सब ना, के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इन डिसएडवांटेज मीन्स कमियों के बावजूद, ना तो बेचारे के पास फॉर्मल एजुकेशन है, ना काफी वेल्थ भी है। फिर कहता है डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों या हानियों के बावजूद, ये हानि हुआ ना, डिसएडवांटेज नहीं हुआ। डिसएडवांटेज मीन्स हानियां या कमियां, या कमियां। इन कमियों के बावजूद ही possessed great innate wisdom, आहा, उनको मिला था, पस्टेड में मिलना, अधिकार में हो जाना, ठीक ना? भगवान किसी चीज को हमको दे दिया है तो वो मेरा पसेस्ड हुआ। ही पसेस्ड, उनको मिला था ग्रेट इनेट विजडम, जन्मजात ज्ञान मिल गया था। कुछ बच्चा जन्म से ही प्रखर दिमाग का होता है, और इनको क्या मिल गया था? ग्रेट इनेट विजडम मिला था। क्या मिला था? इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में जन्मजात ज्ञान मिल गया था। जन्म से ही प्रखर दिमाग के बच्चा थे ये। कौन? उनके फादर, दादा, जैनुलाब्दीन दादा, ठीक ना? आगे बढ़ाओ। और क्या था? एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनकी उदार भावना ना,
जेनरोसिटी में उदारता, स्पिरिट मीन्स भावना, भावना बहुत एक सच्चा उदार भावना वाला आदमी था। उनका जो भावना था, इमोशन था, जेनरोसिटी था, बहुत स्पिरिट था, वो बहुत उदार था, भावना बड़ा उदारवान था। उदार भावना समझ रहे हैं? वही कहता है एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी कि एक सच्चा उदार भावना वाला आदमी था, वो दिलदार आदमी था, किसी के साथ छल कपट नहीं करने वाला था ना। आगे बढ़ो। He had an ideal हेल्पमेट, उनको एक आदर्श, आइडियल मीन्स देखिए आइडियल सब मनुष्य में जल्दी नहीं लगता है, आइडियल बहुत परफेक्ट चीज होता है, ठीक ना। कहता ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, एक आदर्श पत्नी मिल गया था, सहाय उनको हेल्पमेट को हिंदी में क्या कहेंगे आप, सहायता करने वाला, ठीक ना। मैंने यहाँ पत्नी के सेंस में उनका जो हेल्पमेट मिला वो कैसा मिल गया है, एक आइडियल आदर्श, मतलब परफेक्ट ज्ञान का हो, परफेक्ट मैचिंग खाता हो, हर एक दूसरे के भावना तक को समझ जाता हो, तो उसको आइडियल बोला जाता है। आइडियल सेवक, आइडियल शिष्य, आइडियल पत्नी, आइडियल बेटा, आइडियल गुरु बहुत कम मिलते हैं आदमी को। बात बुझे, एक दूसरे की इच्छा को समझ जाए, एक दूसरे की इशारा को समझ जाए, तब उसको आइडियल संकेत लग जाएगा। बात बुझे। यहां कहता है ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, इसमें तो इनको हेल्पमेट ही आइडियल है, आइडियल हेल्पमेट जिसको मिल जाएगा ना वो साधारण आदमी नहीं रहेगा, ठीक ना। इन माई मदर, और मेरी मदर में वो आइडियल हेल्पमेट मिला, इनको मिल गया था एक आदर्श हेल्पमेट मेरी माँ के रूप में। इन माई मदर यानी मेरी माँ के रूप में मिला था, अर्थात मेरी माँ उनके लिए था एक आइडियल हेल्पमेट। किसके लिए? जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन दादा का जो पत्नी था ना, जैनुल आबदीन दादा का जो पत्नी था वो एक आइडियल हेल्पमेट था। आगे बढ़ो। और उस हेल्पमेट का नाम जो मदर थी, उस मदर का नाम क्या था? आसी अम्मा। क्या नाम था? हाँ, इसको तोड़ के पड़ेगा, एस एच आई आसी ए डबल एम अम्मा, आसी अम्मा के तो इजी में स्पेलिंग याद हो जाएगा ना। उनका जो हेल्पमेट है वो आइडियल था बाबूजी का, अब्दुल कलाम जी के बाबूजी का, यानी हम लोग के दादाजी का ना। उस दादाजी का जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? आसी अम्मा। और आसी अम्मा दादी कैसी थी? आसी अम्मा दादी कैसी थी? आइडियल हेल्पमेट थी। किसके लिए? हाँ, जैनुलाब्दीन के लिए, यानी दादा के लिए, दादा के लिए आइडियल हेल्पमेट थे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आई डू नॉट रिकॉल, मैं भूल नहीं पाता हूं द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक ठीक संख्या में उस आदमी को, मैं याद नहीं कर पाता हूं, मुझे ठीक ठीक याद नहीं हो पाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक ठीक संख्या में आदमी, सी फेड एवरी डे, जिसको वो प्रतिदिन खिलाती थी। एफ डबल ई डी फीड मीन्स खिलाना, इसी का दूसरा रूप है एफईडी फेड, खिलाती थी, पास्ट इंडेफिनिट ना। आई डू नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं कर पाता हूं द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक ठीक संख्या में आदमी, यानी ठीक ठीक आदमी की संख्या, सी फेड एवरीडे, जो वो प्रतिदिन खिलाती थी। मतलब वहां की बहुत आदमी, किसका मतलब खिलाती है? खिलाती थी ना। कौन? आसी अम्मा दादी। कौन? हाँ, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का दादी हुआ, कलाम जी का मम्मी का कहानी है। आई डू नॉट, सॉरी ये तो हो गया, बट परंतु आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं बिल्कुल इस बात से तो मैं निश्चित हूं, क्वाइट सर्टेन मीन्स आश्वस्त हूं, बिल्कुल मैं निश्चित हूं, यानी ये निश्चित है कि फार मोर आउटसाइडर्स, आउटसाइडर में बाहर के लोग, आउटसाइडर मीन्स बाहर के लोग बहुत अधिक होता था, एट खाते थे ना, फार मोर आउटसाइडर एट, बाहर के लोग ज्यादा मात्रा में खाते थे, विद अस हम लोगों के साथ, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर आउन फैमिली, हमारे अपने ही परिवार के सभी मेंबर से बाहर के ज्यादा लोग खाते थे। बात समझ गए? देखिए इसको इस तरह
लीजिए, ये तो निश्चित था, सर्टेन दैट ना, आई एम सर्टेन दैट, मैं निश्चित था कि फार मोर आउटसाइडर, बहुत अधिक मात्रा में बाहरी लोग एट खाते थे, विथ अस, हम लोगों के साथ, किससे, बहुत अधिक है ना, फार मोर आउटसाइडर, बहुत अधिक मात्रा में बाहरी लोग, किसके तुलना में बहुत अधिक, तो हमारे फैमिली मेंबर के सभी आदमियों के तुलना में। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, एक साथ हमारे अपने परिवार को एक साथ अगर रख दिया जाए, उन मेंबर की संख्या से बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में बाहरी लोग खाते थे। कहने समझ गए, अगर फैमिली में हमारा 10 आदमी है तो बाहर से 15 20 19 आदमी खाने आते थे, यानी कि 10 और 19 29 आदमी खाते थे। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं सर। और इनकी मम्मी बना बना के खिलाती थी। अब सोच लो, अब आप लोग अपने मम्मी के बारे में सोच लीजिए, बना खिला पाएगी इतना आदमी को? तब I was one of many children, कहता I was one of many children, बहुत बच्चों में से एक मैं था। अब इन लोगों की फैमिली में तो बहुत ज्यादा बच्चा रहता ही है, उनमें से एक ये भी थे। A short boy, मैं एक नट्टा घुट्टा बच्चा था, with rather undistinguished look, जो कि एक अनडिस्टिंगाइड लुक था मेरा। अनडिस्टिंगाइड लुक मीन्स साधारण लुक, मतलब मैं स्मार्ट नहीं था देखने में। अनडिस्टिंगाइड लुक कहता है जो पूरा स्मार्ट हो, उसको बोलेंगे डिस्टिंगाइड लुक। अनडिस्टिंगाइड लुक उसको बोलते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल लुक हो, देखने में नॉर्मल लगे तो उसको क्या बोलेंगे? अनडिस्टिंगाइड लुक। और ये कैसे थे? अ शॉर्ट बॉय, एक विथ रादर अनडिस्टिंगाइज्ड लुक, जिसका लुक कैसा था? साधारण था। अनडिस्टिंगाइज्ड मीन्स साधारण, अनडिस्टिंगाइज्ड मीन्स साधारण, साधारण लुक था, माना चेहरा था। आगे बढ़ो। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और पैदा हुआ था, बोर्न पैदा हुआ था एक लंबे और खूबसूरत माता पिता से। मीन्स जैनुलाब्दीन दादा और आसी अम्मा दादी लंबे लंबे होंगे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम नाटे है ना। वही कहता है बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लंबे और खूबसूरत माता पिता से मैं पैदा हुआ था, लेकिन मैं अनडिस्टिंगाइड था। मैं कैसा था? अनडिस्टिंगाइड था। मैं कैसा था? अनडिस्टिंगाइड लुक था मेरा। आगे बढ़ो। वी लिव्ड इन आवर ancestral house, ancestral means parental, ancestral means parental, parental मतलब माता पिता का, ancestral उसी को कहते हैं पूर्वज के घर में, यानी कि माता पिता के घर में। पैतृक घर, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? पैतृक घर। We lived in our ancestral house, हम लोग रहते थे अपने एंसेस्ट्रल हाउस में। किस में रहते थे? एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स पेरेंटल हाउस, पेरेंट से आता है पेरेंटल। एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स पेरेंटल हाउस में रहते थे। कौन रहते हैं? एक होता है ना रेंटेड हाउस में रहा या नानी घर में रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रह रहे हैं पेरेंटल हाउस में, एंसेस्ट्रल हाउस में। एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स पैतृक घर, पैतृक घर। विच वाज बिल्ट, जो बना हुआ था, बिल्ट मीन्स किसमें बना था? इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य में बना हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में बना, 1950 वगैरह में बना होगा, उसको 19वीं सदी के मध्य में, तो 1950 तो 20 भी हो गया, 1850 के लगभग बना होगा। आगे बढ़े। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, कैसा घर था? और एकदम फेयरली लार्ज, साफ सुथरा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा और पक्का का घर था, उस वो था। मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो कि चूना पत्थर का बना था, और ब्रिक और ईटा का बना हुआ था। पहले सीमेंट नहीं था,
तो क्या होता था, लाइमस्टोन से जोड़ते थे, चूना से जोड़ते थे। लाइमस्टोन किसको कहते हैं? चूना पत्थर को। किसको बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं सुर्की चूना। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन को यहाँ कहेंगे सुर्की चूना। सुर्की चूना, सुर्की चूना क्या किसे कहते हैं? तो वहां अंग्रेज वाला घर है ना, वहां बंदनवार में, जाके देख लेना एक बार कभी, ठीक है? उसका ईटा उटा उखाड़ेगा तो नजर पड़ जाएगा उसमें क्या सीमेंट की जगह क्या यूज किया गया है, उसको सुर्की चूना बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में लाइम स्टोन यहाँ कह रहा है। तो लाइम स्टोन और किससे बना था? ब्रिक से। राजा साहब का घर नहीं है बना हुआ, लाइम स्टोन और ब्रिक दोनों मिक्सिंग करके बना हुआ था। कोई दिक्कत? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, मस्जिद वाली गली में। मॉस्क मीन्स मस्जिद, मॉस्क मीन्स मस्जिद, हाँ MOSQUE, मॉस्क मीन्स मस्जिद, मस्जिद गली में। इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में कहानी तो रामेश्वरम का ही पढ़ रहा है, जो कि पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था ना। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड, मेरा जो ऑस्टियर फादर था, संयमी पिता था। संयमी मीन्स संयम रखने वाले, जो बहुत खाना, बहुत स्मार्ट, बहुत कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं, न महंगी महंगी सब चीज हो, तो स्टाइलिश कपड़ा हो, स्टाइलिश भोजन हो, तब उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियर मैन, यानी संयमी आदमी ना। कहता माई ऑस्टियर फादर, मेरा संयमी पिता, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, अनावश्यक आरामगर्दी और लग्जरीज मीन्स ऐसो आराम का चीज को क्या करते थे? भोग विलासिता पूर्ण चीजों को क्या करते थे? छोड़ देते थे, अवॉइड कर देते थे। कौन? मेरा ऑस्टियर फादर। कौन? संयमी पिता। ऑस्टियर फादर मीन्स संयमी पिता, संयमी पिता, संयम रखता था, ये छोड़ देते थे, अवॉइड कर देते थे। अवॉइड मीन्स क्या चीज छोड़ देते थे? ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, सभी अनावश्यक आरामगर्दी और कौन? विलासिता पूर्ण चीज, विलासिता पूर्ण चीजें, इसको क्या करते थे? वो अवॉइड कर देते थे। हाउएवर, हालांकि ऑल necessities were provided for in terms of food, medicine, clothes। कहता है हालांकि, हालांकि all necessities, सभी जरूरतमंद चीजें, were provided, उपलब्ध हो जाता था। जैसे इन पदों में हम कह सकते हैं, जैसे भोजन, ये सब क्या? भोजन क्या? एक नेसेसिटीज है, बहुत आवश्यक चीज है। और क्या? मेडिसिन, और क्या? क्लोथ्स, यानी कि भोजन, वस्त्र और चिकित्सा, ये चीज बढ़िया से उपलब्ध हो जाता था। आगे बढ़े। इनफैक्ट, वास्तव में, आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। कहता है हालांकि मैं कह सकता हूं कि मेरा चाइल्डहुड जो था वो कैसा था? सिक्योर था, बड़ी सुरक्षित था। सिक्योर मीन्स सुरक्षित, सिक्योर मीन्स हाँ। माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बचपन कैसा था? बहुत सुरक्षित था, वेरी सिक्योर था। कैसे? किस चीज से? तो मैटेरियली और इमोशनली। बस मैटेरियली मीन्स भौतिक रूप से, वस्तु के रूप में। भौतिक रूप मीन्स मतलब हमको कपड़ा लाता, साइकिल चलाना है, छोटा में जिद मचा देते थे, आरामाफिक चढ़ना है तो हमको जींस चाहिए आज, तो टी शर्ट चाहिए आज, जो भी चाहिए उनको वो चीज तुरंत मिल जाता था। मैटेरियली मीन्स भौतिक रूप से सब कुछ। इनका चाइल्डहुड बढ़िया था, बहुत लाड प्यार मिल जाता था। और इमोशनली, भावनात्मक के रूप में भी। इमोशनली मीन्स अब ब्रेनी पापा है, ज्ञानी आदमी जल्दी बच्चे को डांटते नहीं है, और बच्चा भी गलत कहीं जाते नहीं है, प्यार से उनको सब कुछ समझाया जा सकता था। बहुत ज्ञानी आदमी के संपर्क में रहने से क्या होता है? बगैर लाठी उनका सब काम होता है, कि कितनो गलती करता है उनको अक्सर कोशिश करते हैं बिना मारे पीटे चीजों को समझा दो और बढ़िया मोड़ दे दो।
तो वही हुआ, इमोशनली भी वो सुरक्षित थे और मटेरियली भी वो क्या थे, सिक्योर थे, सुरक्षित थे। समझ में आया? अब इनको जो है ना थोड़ा सुरक्षित रहने दीजिए। हाँ, 24 घंटा कम से कम आप सिक्योर लाइफ जिए, मटेरियली और इमोशनली। बोलिए तो, मटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से और भावात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, ये दोनों रूप से क्या थे, ये सिक्योर थे। कब? चाइल्डहुड में। इनको वस्तु मांगे तो इनको पूर्ति हो जाती थी। इमोशनली सिक्योर थे मीन्स इनको बचपन में प्यार प्रेम ज्यादा मिला फैमिली से, कोई इनको इग्नोर नहीं करते थे, ना डांटने फटकारने वाला ज्यादा आदमी था, ज्ञानी परिवार में थे तो ज्ञान से इनको सब चीज काम किया जाता था इनके साथ। समझ में आ गया? तो इस प्रकार बच्चों मैं ज्यादा आज नहीं लिया, फर्स्ट क्लास है, 2 पैराग्राफ में लिया और इसका फिर मैंने बिफोर यू रीड इसकी पॉइंट को भी समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां तक तो बढ़िया से समझ गए होंगे। लाइन बाय लाइन आप अपना किताब निकाल करके पढ़ें, जो जो वर्ड मैं बताया उस वर्ड को आप पूरा वर्ड को एक एक करके आप रट लें, उसके बाद लाइन बाय लाइन अर्थ निकालने की चेष्टा करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे 3-4 पैराग्राफ ले लेंगे। 3 क्लास में पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा 3 क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है? तो